कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो? धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो, धातु परमाणु से। ये क्या कहलाते हैं हमारे? ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? हमारे कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। किसे कहेंगे? एल्किल समूह का कार्बन जब सीधे ही किससे जुड़ा हुआ हो? धातु परमाणु से। जैसे हम उदाहरण देखें, एल्किल समूह, एल्किल समूह ये किससे जुड़ा हुआ है? मैग्नीशियम धातु से। एल्किल समूह का कार्बन मैग्नीशियम धातु से जुड़ा है। ये क्या हो गया हमारा? कार्बधात्विक यौगिक। क्या नाम है इसका? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक। इसके बाद देखें जैसे एक और एल्किल समूह, एल्किल समूह का जो कार्बन है सीधा किससे जुड़ा हुआ है? लिथियम धातु परमाणु से। तो हो गया एल्किल लिथियम हमारा कार्बधातुक यौगिक। और देखें तो यहाँ पे जैसे एल्किल समूह, ये एल्किल समूह ये किससे जुड़े हो? सीधे जिंक धातु परमाणु से जुड़े हुए हो, तो ये भी क्या कहलाएंगे? हमारे कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा अभिकर्मक है? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम। तो इस प्रकार से जब एल्किल समूह का जो कार्बन है ये सीधे किससे जुड़ा हो? धातु परमाणु से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण। इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? देखो, कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण, धात्विक यौगिकों का नामकरण। देखो, जो कार्बधातुक यौगिक है इनको हम किस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले जो कार्बधातुक यौगिक है इनका नामकरण करने के लिए जो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले एल्किल समूह का, एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। अब एल्किल समूह की बात करें तो जैसे CH3, ये क्या हो गया हमारा? मेथिल समूह। CH3, CH2, ये क्या हो गया हमारा? एथिल समूह। इसी प्रकार से कार्बन बढ़ते जाएंगे तो एल्किल समूह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इस प्रकार से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे इन्हें सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। उसके बाद एल्किल समूह का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं? जो धातु परमाणु है उसका नाम लिखा जाता है। सबसे पहले तो क्या किया हमने? नामकरण करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखा। उसके बाद क्या किया? एल्किल समूह के पश्चात जो धातु है, जो भी एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ी हुई धातु है उसका हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, धातु का नाम लिखेंगे, धातु का नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये एल्किल समूह, एल्किल समूह या फिर CH3 ये, और ये हो गया हमारा Li। यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे? मेथिल लिथियम। या फिर और देखिए जैसे CH3 ZN। तो एल्किल समूह कौन सा है? यहाँ पे देखो मेथिल, मेथिल एल्किल समूह है और इससे क्या जुड़े हुए? जिंक। तो मेथिल जिंक। इसी प्रकार से एथिल जुड़ी होगी तो एथिल जिंक। इस प्रकार से इनका नामकरण करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया? एल्किल समूह का नाम लिखा। उसके बाद क्या किया? धातु का नाम लिखा। यदि हम यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ CH3 ZN CH3। तो अब यहाँ पे देखें, पहले तो हमने क्या कर रहे थे? एल्किल समूह का नाम लिख रहे थे और धातु का नाम लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो एक जैसे ही कितने हो गए हमारे पास? 2 एल्किल समूह हो गए। तो इन एक जैसे अगर हमारे पास एक से अधिक एल्किल समूह हो जाते हैं, एक से अधिक एल्किल समूह समान हो, एक जैसे ही हो, तो उनके क्या करते हैं? फिर उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा बिंदु है, यदि समान एल्किल समूह, कार्बधातुक यौगिक है उसमें क्या हो? समान एल्किल समूह उपस्थित हो, तो क्या करेंगे? समान एल्किल समूह उपस्थित होंगे तो एल्किल समूह के आगे, एल्किल समूह के आगे क्या करेंगे? डाई। जैसे 2 होंगे तो क्या लिख देंगे? डाई। 3 होंगे तो ट्राई।
4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, इस प्रकार से चलता रहेगा आदि। 6 होंगे तो हेक्सा। तो समान एल्किल समूह होंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था CH3ZnCH3। तो यहाँ पे देखो समान एल्किल समूह है, इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, तो हम इसका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल जिंक। तो यहाँ पे जब समान हो तो एक से अधिक एल्किल समूह क्या हो, यहाँ पे समान हो, समान एल्किल जो समूह है वो क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे उनके नाम क्या है, क्या लिख देते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो आगे बात करें, यदि यौगिक में असमान एल्किल समूह उपस्थित होंगे तो समान होंगे, तो समान होंगे तो हम क्या करेंगे, उनके नाम क्या है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस प्रकार से लिख देंगे। लेकिन हमारे पास क्या हो, असमान एल्किल समूह उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं एक CH3ZnCH2CH3। अब यहाँ पे देखो, वहां पे तो क्या था हमारे पास, जो दोनों एल्किल समूह थे क्या थे, समान थे, समान थे, तो हमने क्या किया, उसके आगे क्या लिख दिया, डाई लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखे अगर हम, यहाँ पे देखो एक ये तो मेथिल हो गया और ये क्या हो गया, एथिल समूह हो गया, ये तो हमारा मेथिल है और ये क्या हो गया, एथिल है, यानी कि असमान है। अब दोनों असमान होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर यदि एल्किल समूह क्या है, एल्किल समूह असमान है, असमान उपस्थित हो, तो क्या करेंगे हम, असमान उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी उदाहरण लिखा था CH3ZnCH2CH3। अब इसका हमें क्या करना हो, नामकरण करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे कौन सा समूह है, मेथिल समूह है, यहाँ पे कौन सा समूह है, एथिल समूह है। मेथिल समूह की बात करें तो किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, और यहाँ पे एथिल समूह की बात कर रहे हैं तो किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, पहले आएगा, उसी को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे एथिल है, पहले आएगा तो एथिल को हम पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एथिल मेथिल, और क्या जुड़ा हुआ है, कौन सी धातु है, जिंक, तो यहाँ पे एथिल मेथिल जिंक, ये हो गया इसका नामकरण। इसके बाद अगर हम देखें, अगर यहाँ पे धातु कार्बोनिल में कार्बोनिल की जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, अंत में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण, जैसे FeCO5, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल की संख्या क्या की जाती है, हमेशा बाद में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, आयरन, और आयरन के साथ कार्बोनिल यौगिक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, आयरन, कितने कार्बोनिल यौगिक, 5, तो 5 के आगे क्या लिख देंगे, पेंटा, 5 के लिए पेंटा, और कार्बोनिल तो आयरन पेंटा कार्बोनिल, इसी प्रकार से लिख देंगे इनको। तो अगला देखो नंबर 5, धातु कार्बोनिल में जो धातु कार्बोनिल है, धातु कार्बोनिल यौगिक में धातु के बाद क्या लिखेंगे, कार्बोनिल की संख्या को, तथा अंत में क्या लिख देंगे, कार्बोनिल लिख देंगे। धातु के बाद कार्बोनिल की संख्या
कार्बोनिल की संख्या को लिखते हैं, संख्या, तथा जो अंत में क्या लिख देंगे, कार्बोनिल लिख देंगे। अंत में क्या लिख देते हैं, उसमें कार्बोनिल लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है FeCO5, इसका नामकरण करना हो तो यहाँ पे देखो क्या है, आयरन, ये तो क्या होगी हमारी धातु। अब धातु के बाद हमें क्या लिखना है, कार्बोनिल की संख्या, कितने कार्बोनिल है, 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेंटा, और अंत में क्या लिख देंगे, कार्बोनिल। तो ये हो गया आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। इसी प्रकार जैसे एक और देखते हैं इसका उदाहरण, बताओ इसका क्या होगा नाम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम धातु की बात करें तो कौन सी धातु है यहाँ पे, निकेल, तो इसको बोल लिख देंगे निकेल धातु। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकेल धातु के बाद कार्बोनिल की संख्या, तो कार्बोनिल की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा, और अंत में क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। तो अंत में क्या लिख दिया हमने, कार्बोनिल, अंत में क्या लिख देंगे, कार्बोनिल। इसके बाद अगर हम देखा अगला बिंदु, तो अगला बिंदु है यदि कार्ब धातु यौगिक में यदि कार्ब धातु यौगिक में क्या हो, सिलेन के उत्पन्न हो, सिलेन के उत्पन्न हो, तो हम क्या करते हैं, एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात क्या लिख देते हैं, उसमें सिलेन लिख देते हैं। यदि कार्ब धातु यौगिक में क्या हो, कार्ब धातु यौगिक में, धातु यौगिक में किसके उत्पन्न हो, सिलेन के, यौगिक में सिलेन के उत्पन्न हो, सिलेन के उत्पन्न हो, तो अंत में जो एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह के बाद हम क्या लिख देंगे, सिलेन लिख देंगे। सिलेन के उत्पन्न हो तो इनके नाम, एल्किल समूह के पश्चात क्या लिख देते हैं, सिलेन। तो एल्किल समूह के पश्चात क्या लिख देंगे, के पश्चात सिलेन लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे है एल्किल समूह और ये क्या है, सिलेन का उत्पन्न, ठीक है। यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे, क्या लिख देंगे, देखो एल्किल समूह कितनी संख्या, 4, तो इसको क्या लिख देंगे, टेट्रा, टेट्रा कितनी है, 4, तो टेट्रा एल्किल, एल्किल, और अंत में क्या लिख देंगे, सिलेन। तो ये हो गया हमारा टेट्रा एल्किल सिलेन। तो ये हो गए हमारे 6। इसके बाद अंत में जो इसका नामकरण का बिंदु है वो है हमारा, यदि कार्ब धातु यौगिक में क्या हो, अधातु तत्व उपस्थित हो, अधातु तत्व उपस्थित हो, तो उनके नाम के अंत में लिखेंगे। और इसमें जो अनुलग्न होता है, क्या लिख दिया जाता है, अनुलग्न क्या होता है, अधातु के लिए आइड अनुलग्न होता है। तो अंतिम में यदि कार्ब धातु यौगिक में, कार्ब धातु यौगिक में अधातु तत्व, अधातु तत्व उपस्थित हो, अधातु तत्व उपस्थित हो, तो अधातु तत्व उपस्थित हो तो उसे नाम के कहाँ लिखेंगे, अंत में लिखेंगे। तो से नाम के अंत में, और अनुलग्न क्या लगाया जाता है, आइड, अनुलग्न आइड, आइड, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये क्या है, अधातु तत्व, तो इनके अंत में लिखेंगे और अनुलग्न आइड लग जाता है इनमें, अनुलग्न आइड
जोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं इसका, CH3MgCl, बताओ इसका क्या नाम होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। एल्किल समूह का नाम लिखने के बाद क्या लिखते हैं, धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या बचा है हमारे पास, अधातु है, तो अधातु लिखेंगे। तो अधातु यहाँ पे कार धातु होगी, अधातु तत्व उपस्थित हो तो नाम के अंत में क्या अनुलग्न लगाकर लिखते हैं, उसे आइड अनुलग्न लगाकर लिखते हैं। तो इसको लिखे तो सबसे पहले एल्किल समूह कौन सा है, मेथिल, तो ये क्या हो गया हमारा, मेथिल हो गया। मेथिल के बाद अधातु, तो यहाँ पे धातु तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, तो इसको लिख दिया हमने मैग्नीशियम। और अधातु है तो इसको क्या लिख देंगे, कौन सा समूह है, क्लोरो समूह, तो क्लोरो में क्या लगा देंगे, आइड, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, राइड। तो ये हो गया हमारे कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण। एक बार इसको शुरू से देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा एल्किल समूह मान लो कौन सा है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है। तो सबसे पहले तो एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हम देखेंगे धातु कौन सी है, तो वहां पे जो भी धातु होगी उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, जिंक है तो जिंक, निकिल है तो निकिल। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, धातु का नाम लिख देंगे। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा, उसके बाद क्या किया, धातु का नाम लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो हमारे जो एल्किल समूह है और एल्किल समूह कैसे हो, समान हो, एक से अधिक वहां पे एल्किल समूह हो, जैसे एक होगा तो हम लिख ही देंगे मेथिल जिंक। अब मान लो एक से अधिक है वहां पे, तो उसमें क्या करेंगे हम, समान होंगे, तो समान होंगे एल्किल समूह, तो उसके आगे क्या लिख देंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि यहाँ पे लिख दिया जाता है। एक होता है तो उसको मोनो लिखते हैं हम। यदि हम आगे बात करें, यदि एल्किल समूह असमान हो, समान होंगे तो ये लिख देंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। अब असमान होंगे तो क्या करेंगे, अंग्रेजी जो वर्णमाला का क्रम है उसको देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने उदाहरण लिखा था एथिल मेथिल जिंक का, तो यहाँ पे एम से पहले क्या आता है, ई पहले आता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एथिल को पहले लिखा और मेथिल को बाद में। तो यहाँ पे हो गया एथिल मेथिल जिंक, इसका नाम। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद धातु कार्बोनिल यौगिक में धातु के बाद कार्बोनिल की संख्या लिखेंगे, और कार्बोनिल की संख्या लिखने के बाद जो अंत में क्या लिख देंगे, उसमें कार्बोनिल लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखा तो ये क्या हो गया, आयरन संख्या, कार्बोनिल, कार्बोनिल की संख्या कितनी है, 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, पेंटा, और अंत में क्या लिख देंगे, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से इसमें देखें, यहाँ पे सबसे पहले धातु लिख दिया हमने। धातु लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 4, तो 4 को हमने क्या लिख दिया, टेट्रा लिख दिया। और टेट्रा लिखने के बाद अंत में क्या लिख दिया, इसमें कार्बोनिल लिख दिया। अंत में लास्ट बिंदु है हमारा, यदि यहाँ पे कार्बधातु यौगिक में किसके उत्पन्न हो, सिलेन के उत्पन्न हो, तो एल्किल समूह के पश्चात उसमें क्या कर दिया जाता है, सिलेन लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एल्किल समूह टेट्रा एल्किल लिख दिया हमने, और अंत में क्या है, सिलेन का उत्पन्न है, तो अंत में क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे सिलेन लिख दिया। इसके बाद लास्ट बिंदु, यदि कार्बधातु यौगिक में क्या हो, अधातु तत्व उपस्थित हो, अधातु तत्व उपस्थित होगा, तो अंत में क्या कर देंगे, हम उसको अनुलग्न आइड लगाकर लिख देंगे। क्या, कौन सा अनुलग्न लगाएंगे, आइड अनुलग्न लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बधातुक
यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखो जो कार्बदातिक यौगिक है इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? दो भागों में इनको वर्गीकृत करते हैं हम। कितने? दो भागों में कौन कौन से? पहला है हमारा धातु और एल्किल समूह का कार्बन। धातु व कार्बन, एल्किल समूह का कार्बन जो है कि बंध प्रकृति के आधार पर, कि धातु व एल्किल समूह कार्बन की बंध प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। और जो दूसरा भाग है इसका दो भागों में बांटा। पहला तो हो गया हमारा धातु और एल्किल समूह का जो कार्बन है उसमें बनने वाला जो बंध है, धातु और एल्किल समूह के कार्बन के मध्य जो बंध बनेगा उसकी प्रकृति के आधार पर। और दूसरा भाग होता है इसका लिगेंड की प्रकृति के आधार पर, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। तो हमने कार्बदातिक यौगिक कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन से? धातु परमाणु और जो एल्किल समूह का कार्बन है उन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा उसकी प्रकृति के आधार पर, और या दूसरा है लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। तो हम पहला देखते हैं धातु और जो एल्किल समूह का कार्बन है उसके मध्य जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर पहला देखते हैं। तो देखो यहाँ पे धातु और जो कार्बन की प्रकृति के आधार पर है इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा आयनिक कार्बधातुक यौगिक, आयनिक कार्बधातुक यौगिक। और दूसरा है हमारा सहसंयोजक कार्बधातुक यौगिक, सहसंयोजक कार्बधातुक यौगिक। देखो यहाँ पे हमने धातु और कार्बन की प्रकृति के बंध की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो भागों में। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जो आयनिक एवं सहसंयोजक यौगिक कार्बधातुक यौगिक में अनेक प्रकार के गुण दर्शाते हैं। आयनिक और सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं अनेक प्रकार कार्बधातुक यौगिकों के गुण दर्शाते हैं, इसलिए हमने आयनिक में और किस में बांटा? सहसंयोजक में बांटा। अब पहला जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम वो है हमारा आयनिक कार्बधातुक यौगिक। किसे कहते हैं? आयनिक कार्बधातुक यौगिक। क्या होते हैं आयनिक कार्बधातुक यौगिक? किसे कहेंगे? वे कार्बधातुक यौगिक जिनमें एल्किल समूह का कार्बन तथा जो धातु है, धातु के मध्य क्या हो? कौन सा बंध उपस्थित होगा? आयनिक है तो आयनिक बंध उपस्थित हो। एल्किल समूह का जो कार्बन है, एल्किल समूह का कार्बन और जो धातु है, धातु के मध्य कौन सा बंध उपस्थित हो? आयनिक बंध उपस्थित हो। इन दोनों के मध्य कौन सा बंध उपस्थित हो? आयनिक बंध उपस्थित होगा। इनको हम क्या कहेंगे? आयनिक कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। आयनिक कार्बधातुक यौगिक यहाँ पे देखें जो एल्किल समूह इसका जो कार्बन होगा और जो धातु है दोनों के मध्य अगर आयनिक बंध उपस्थित होगा तो यहाँ पे आयनिक बंध होने के कारण जो यौगिक है कौन से कहलाएंगे? आयनिक कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। इनके गुण अगर हम देखें, जो आयनिक कार्बधातुक यौगिकों गुणों की बात करें तो इनके गुण जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों के समान ये गुण प्रदर्शित करते हैं। किसके समान? आयनिक यौगिकों के समान गुण दर्शाते हैं। यौगिकों के समान गुण होते हैं इनके। देखिए इनके कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हम देखें आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिक के जो गलनांक क्वथनांक के मान होते हैं वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। तो जो आयनिक कार्बधातुक यौगिक होंगे इनके भी जो गलनांक क्वथनांक के मान है वो क्या होंगे? उच्च होंगे। तो पहला गुण लिख देखें इनके, तो गलनांक और जो क्वथनांक है
गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होंगे? उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। इनकी प्रकृति की बात करें तो जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति। यहाँ पे देखें जो गलनांक क्वथनांक के मान है आयनिक यौगिकों के, वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति होती है। अगर यहाँ का विद्युत अपघटन कराया जाता है, इनका आयनिक कार्ब धातुक यौगिकों का अगर हम क्या कराएं? विद्युत अपघटन कराएं, तो यहाँ पे विद्युत अपघटन कराने पर जो एनोड है, एनोड भाग पर तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। और जो कैथोड है, कैथोड पर क्या मुक्त होती है? धातु मुक्त होती है। यहाँ पे ये विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत अपघटन द्वारा क्या करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा एनोड पर तो क्या बनते हैं? एल्केन। एनोड पर एल्केन तथा जो कैथोड होता है, कैथोड पर धातु मुक्त होती है। एनोड पर तो क्या बनते हैं? एल्केन। और कैथोड पर क्या होता है? धातु मुक्त करते हैं, धातु मुक्त करते हैं। जैसे इसको देखें किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो आयनिक कार्ब धातुक यौगिक है वो है हमारा एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम, इसका हम क्या करवा रहे हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2R, इस पे एक पे नेगेटिव और एक पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। धातु पे तो पॉजिटिव, एल्केन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एल्किल लिथियम का हमने क्या किया? विद्युत अपघटन कराया, हमें आयन प्राप्त हो गए, अलग अलग धन आयन और ऋण आयन यहाँ पर प्राप्त हो गए। अगर हम देखें अब एनोड पर, नीचे का दिख रहा है ना सर? एनोड की बात करें तो एनोड पर देखो क्या होगा? एनोड पर क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या मुक्त हो रहे हैं? 2R। ऋणायन जो मुक्त हो रहा था, इससे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निष्कासित होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2R मुक्त मूलक, यानी कि R। यानी कि एनोड पर तो क्या प्राप्त हो रहे हैं? एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? एनोड पर। और कैथोड की बात करें तो देखो यहाँ पे कैथोड पर देखें तो क्या थे हमारे? लिथियम 2Li+। यहाँ पे देखें ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी? धातु मुक्त हो जाएगी 2Li। यहाँ पे विद्युत अपघटन द्वारा एनोड पर तो किसका? एल्केन मुक्त कर रहे हैं, और कैथोड पर क्या मुक्त हो रही है? धातु मुक्त हो रही है। लास्ट बिंदु देखिए इसका जो गुण है इसका, तो देखो जो ये आयनिक कार्ब धातुक यौगिक होते हैं, ये एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण कर रहे हैं? एल्केन का। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, तो देखो हमारा एल्किल कार्ब धातुक यौगिक एल्किल लिथियम ले लिया हमने, और इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ। ये एल्किल हैलाइड के साथ इसकी क्रिया करवाई तो यहाँ पे देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इस पे नेगेटिव, इधर से टूटा तो इस पे नेगेटिव, तो किसका निर्माण कर रहे हैं?
एल्केन का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे देखो ये R, इस पे क्या गया था पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ गया नेगेटिव, इस पे क्या गया पॉजिटिव, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो गया एल्केन। और यहाँ पे देखो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये हो गया लिथियम हैलाइड। तो इस प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। ये थे हमारे कौन से आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। किसे कहते हैं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। एक बार फिर से देखना शुरू से सारा। आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक की बात करें तो आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहेंगे, ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु और एल्किल समूह के मध्य, एल्किल समूह का जो कार्बन के उसके मध्य कौन सा बंध उपस्थित हो, आयनिक बंध उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जो आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं इनके गुण आयनिक यौगिकों के समान होते हैं। तो यहाँ पे देखे जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, तो जो आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं इनके भी गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होंगे, उच्च होंगे। इनकी जो प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति होती है। कार्ब धात्विक यौगिकों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति होती है। इनका अगर हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं, एनोड पर तो एल्केन प्राप्त होते हैं, तथा जो कैथोड है कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होती है, धातु यहाँ पर कैथोड पर मुक्त की जाती है विद्युत अपघटन के द्वारा। अगर यहाँ पे एल्किल है, जो आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक है, इन आयनिक कार्ब धात्विक यौगिकों की क्रिया किसके साथ करवाई हमने, एल्किल हैलाइड के साथ करवाई। तो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर किसका निर्माण करते हैं, एल्केन का। देखो यहाँ पे कार्ब धात्विक यौगिक हमारा एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम की क्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पे क्रिया करवाए, तो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर किसका निर्माण कर रहा है, यह एल्केन का निर्माण कर रहा है। तो ये थे हमारे आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। किसके आधार पे था ये, धातु और जो एल्किल समूह का कार्बन है उसके मध्य बंध की प्रकृति के आधार पर। अब इसका दूसरा है धातु और जो एल्किल समूह का कार्बन है के मध्य जो बंध बन रहा है उसकी प्रकृति के आधार पर। दूसरा है हमारा कौन सा, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। तो अब दूसरा पढ़ेंगे हम सहसंयोजक तो पढ़ेंगे हम सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। दूसरा डालो सेकंड प्रकार है किसके आधार पर हो रहे, धातु और एल्किल समूह के कार्बन के मध्य जो बनने वाला बंध है उसके आधार पर। दूसरा है हमारा सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। मार्करों बनाओ। कार्ब धात्विक यौगिक, तो हमने इससे पहले पढ़ा आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक और उसका दूसरा है सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। किसे कहेंगे सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक, वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा जो धातु परमाणु है। सहसंयोजक बंध कहाँ बनता है, जहां पर जो विद्युत ऋणता होती है, विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो, कम हो, तो वहां पर कौन से बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी जो सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक होगा तो जो इनमें एल्किल समूह का जो कार्बन है और जो धातु परमाणु है उनकी जो विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर कम होता है, तो वहां पे वो किस बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। और जो सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के। सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध से जो कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। यानी कि देखो यहाँ पे
वे कार्ब धातु की होगी जिनमें एक तो कार्बन और जो धातु है हमारी, ये हो गया हमारा कार्बन और जो धातु है, यहाँ पर इनमें विद्युत ऋणता में जो अंतर है, विद्युत ऋणता अंतर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो क्या होगा, कम है। अगर कम है तो वहां पर कौन से बंध बनते हैं, कौन से बंध से संयोजित रहते हैं, यह सहसंयोजक। तो कौन से बंध से संयोजित रहते हैं, यह सहसंयोजक बंध से संयोजित रहते हैं। कौन से बंध से आपस में जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं और सहसंयोजक बंध द्वारा संयोजित रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, सहसंयोजक कार्ब धातुक यौगिक कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है इनको, सहसंयोजक कार्ब धातुक यौगिकों नाम से जाना जाता है। और इन कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। जो सहसंयोजक कार्ब धातुक यौगिक के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे पहला है हमारा वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक, वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक, वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक। जो दूसरा है हमारा वो होता है हमारा ओलिफिनिक कार्ब धात्विक यौगिक, ओलिफिनिक कार्ब धात्विक यौगिक। ओलिफिनिक कार्ब धात्विक यौगिक। और जो तीसरे प्रकार है सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक का, वो है हमारा सैंडविच कार्ब धात्विक यौगिक, सैंडविच कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक। तो देखो यहाँ पे सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहेंगे, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। अगर हम बात करें कार्बन एल्किल समूह का जो कार्बन होता है और जो उसकी से जुड़ा हुआ धातु परमाणु है, इनकी विद्युत ऋणता में अंतर कम होगा। तो जहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर कम होता है, हम जानते हैं वहां पे कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पे जो एल्किल समूह का कार्बन और जो धातु परमाणु है वे किसके द्वारा संयोजित रहते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा संयोजित रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। और जो सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक है ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक, ओलिफिनिक कार्ब धात्विक यौगिक और सैंडविच कार्ब धात्विक यौगिक। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहेंगे, वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक। तो सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक का जो पहला प्रकार है हमारा वह है वे स्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हमने पढ़े हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हमने पढ़े थे, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिनमें क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। कमी रहते हुए भी क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से संयोजित होते, सेतु बंध बनाकर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और अपनी कमी को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। वो क्या है उसमें अगर हम देखें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के हमने यौगिक पढ़े थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार के। तो होते हैं ये भी सेम जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है उन्हीं की तरह होते हैं। जब क्या होते हैं इनमें विस्थानीकृत कार्ब धात्विक यौगिक में, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के मध्य जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, 2 या 2 से अधिक परमाणु है हमारे पास और उनके मध्य क्या हो, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। जैसे यहाँ पे मैं एक बना रहा हूं, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये हो गया हमारा CH3
ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH3। एल्यूमिनियम, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3। यहां पे देखें, इसकी बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम अधिकतम कितने ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या प्रदर्शित करता है, +3, यानी कितने बना सकता है, +3 बना सकता है। लेकिन ये क्या करता है, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से यहाँ पे ये यौगिक आपस में साझा करके जुड़ जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, विस्थानीकृत कार्बधातुक यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के मध्य क्या हो, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, तो इस बंध को हम क्या कहते हैं, विस्थानीकृत बंध। और जो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, वे स्थानीकृत कार्बधातुक यौगिक। क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जब क्या हो 2 या 2 से अधिक परमाणु के मध्य, परमाणु के मध्य 2 या 2 से अधिक परमाणु के मध्य क्या उपस्थित हो, मध्य साजित इलेक्ट्रॉन युग्म, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो इससे क्या, इस बंध को हम क्या, कौन सा बंध कहेंगे, विस्थानीकृत बंध हो। तो इस बंध को तो विस्थानीकृत बंध, कृत बंध। और जो यौगिक है वो क्या कहलाएंगे हमारे, तथा यौगिक वे स्थानीकृत कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं, वे स्थानीकृत कार्बधातुक यौगिक, कार्बधातुक यौगिक कहते हैं या कहलाते हैं। बंध को तो क्या कहेंगे, विस्थानीकृत बंध। और जो यौगिक है विस्थानीकृत कार्बधातुक, कौन से, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के मध्य क्या हो, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। इसमें उदाहरण के द्वारा हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 तो इसने कर ली, अधिकतम कितनी करता है, 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, अधिकतम कितनी, 3 प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखें तो ये अधिकतम इससे जुड़ सकता है या फिर अधिकतम इससे जुड़ सकता है। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास बचा और एक इसके पास बचा। इन 2 इलेक्ट्रॉन के 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से साझा कर लेते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से, ये CH3 है, इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी, ये CH3 इसके साथ भी और ये इसके साथ भी साझा करके आपस में बंध का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सेंटर, कितने, 1 2 3, यहाँ पे 3 सेंटर। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं हमारे, वे स्थानीकृत कार्बधातुक यौगिक। इसके बाद तो हमारा सेकंड ओलिफिनिक कार्बधातुक यौगिक, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि मूत्र निर्माण कैसे होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ध्यान से देखना।
क्यों? देखो इधर, नेफ्रॉन की संरचना में ये जो नलिका जारी है इसका नाम है अभिवाही धमनी। यहां से ये जो नलिका निकल रही है, ये वाली नलिका आगे जाके निकलती है, इसका नाम है अफवाही धमनी। देखो अभिवाही धमनी हमने कल एक बार समझाता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। ऐसे करके एक वर्ग का चित्र बनाया था, यहां पर नेफ्रॉन लगे हुए थे। ये नेफ्रॉन ब्लड को लेकर के यहाँ प्रेमिक्स में लेकर आते हैं, मतलब जो मूत्र का जो निर्माण होता है ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। अब यहाँ पर जो शिराएं और धमनियां आती हैं, ये शिराएं धमनियां आगे जाकर के केशिकाओं में बदल जाती हैं। ठीक है, यही केशिकाओं को धीरे धीरे करके इसमें पूरे वृक्क के अंदर केशिकाएं फैली हुई रहती हैं। इनमें से हमने एक का नाम लिखा हुआ है अभिवाही धमनी। ये आएगी, किसको लेकर आएगी? धमनी का काम क्या होता है? ब्लड को लेकर आना, है ना। धमनी क्या करती है? ब्लड को लेकर आती है और लेकर जाती है। कहां से कहां? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, ब्लड को लेकर आती है और शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को सिरा लेकर जाती है हृदय में। तो ये अभिवाही धमनी है, ब्लड को लेकर जाएगी, लेकिन ब्लड या नेफ्रॉन से गुजरेगा और वापस अभिवाही धमनी में होते हुए चला जाएगा। यहाँ हमने कोई सिरा का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल एक शब्द आ रहा है धमनी, है ना। शब्दों को ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि यहाँ धमनी है तो आपने यहाँ लिख दिया सिरा। यही धमनी ब्लड को लेकर आ रही है, यहाँ एक जाल बना रही है और यहाँ से वापस गुजर रही है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं इसका नामकरण करता हूँ। ये अभिवाही धमनी और अफवाही धमनी दोनों मिलकर यहाँ एक जाल बनाती है। ये जाल दिख रहा है ना, एक गुच्छा सा, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। अभिवाही धमनी और अफवाही धमनी दोनों मिलकर एक जाल बनाती हैं। इस जाल का नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, टर्म से याद रखना, सब याद रखना। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर होती है पहले के समान। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये वाली पूरी है ना। इसमें से बहुत सारी सेल्स होती है यहाँ पर। फिर एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको अपन कहते हैं, और ये इसकी उपकला कोशिकाएं, सल की उपकला कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। इसकी जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एक्चुअली में इसके अंदर 3 प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो कि फिल्टर का कार्य करती हैं, निस्यंदन का कार्य करती है ना। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, एक ये सेकेंड वाली और एक थर्ड वाली, 3 प्रकार की होती हैं। इनके अंदर जो मेनली जो सेल्स पाई जाती हैं मुख्यतः वो है पोडोसाइट कोशिकाएं। ये पोडोसाइट कोशिकाएं इसका छानने का कार्य करती हैं। अरे रुक ही नहीं रहा यार, गिर जाए बार बार। ठीक है, इन कोशिकाओं का नाम है पोडोसाइट कोशिकाएं। ये यहाँ पर आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना इस मेम्ब्रेन के अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। मैं लिख देता हूँ पोडोसाइट कोशिकाएं। आगे चलो,
ये जो पहले समान संरचना है इसका नाम है बोमन संपुट, इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम, जिसमें पोडोसाइट कोशिकाएं भी हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है मेलपिगिकाय। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक ये घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम है समीपस्थ कुंडित नलिका, इसको अपन बोलते हैं पीसीटी, हिंदी में इसका नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके अंदर स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये स्तंभाकार कोशिकाएं अवशोषण में बहुत सहायता करती है। 100% लगभग जैसे ग्लूकोज है, विटामिन है, इनका अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। यहां से और यहां तक, लाइन को दोबारा बोलो, रिपीट करो। ये जो भाग है घुमावदार, इस भाग का नाम है पीसीटी, समीपस्थ कुंडित नलिका। यहाँ पर स्तंभाकार उपकला की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन जो अवशोषण को बढ़ाती है ना। इनके अंदर 100% ग्लूकोज का, विटामिन का, इनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। ये यहाँ से यहाँ तक जो घुमावदार संरचना दिख रही है, इसका नाम है हेनले लूप। ये पूरा के पूरा है हेनले लूप है ना, हेनले लूप। इस हेनले लूप में ये वाली जो भुजा है इसका नाम है अवरोही, और इस वाली भुजा का नाम है आरोही। तो मैं लिख देता हूं अवरोही भुजा, और ये वाली है आरोही भुजा। हेनले लूप की वह भुजा जो पीसीटी से जुड़ी हुई रहती है उसका नाम है अवरोही भुजा। हेनले लूप की वो भुजा जो डीसीटी से जुड़ी रहती है उसका नाम है आरोही भुजा। ये वाला जो भाग है वापिस घुमावदार, इसका नाम है दूरस्थ कुंडित नलिका। इंग्लिश में डीसीटी। ठीक है, जैसे पीसीटी है। पीसीटी वाला भाग बोमन संपुट के नजदीक रहता है, डीसीटी वाला भाग बोमन संपुट से बहुत दूर रहता है, लास्ट वाला छोर रहता है किनारा। ठीक है, जो कि एक नलिका में खुलता है। इस नलिका का नाम है संग्रह नलिका, ये वाली जो ट्यूब है। इस संग्रह नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर के जुड़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, कल हमने जानकारी ली थी कि मनुष्य की जो किडनी होती है 2 होती हैं, और प्रत्येक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये 10 लाख जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये संग्रह नलिका में जुड़ते हैं। संग्रह नलिका में पूरा जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सब में जो मूत्र बनता है उस मूत्र का संग्रहण किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है संग्रह नलिका। लेकिन इस संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे हम। संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है। तो इसमें नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग हुए? नंबर 1 भाग बोमन संपुट, इनको भी नहीं माना जाता है। अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी, इनको भी नेफ्रॉन का कोई भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जो पहला भाग है वो कौन सा है? अपना बोमन संपुट नंबर 1, या फिर मेलपिगिकाय भी अपन इसको बोल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर ये पीसीटी, थर्ड है अपना हेनले लूप, नंबर 4 है अपना डीसीटी। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना के चारों भाग इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में अपन एक एक करके समझते हैं। इनका क्या कार्य है, इनका क्या कार्य है, क्या रोल है, क्या करती है, क्या नहीं करती, ये सारी चीजें क्या करती है। फिर इसी नेफ्रॉन के आधार पर मैं इसको मिटा करके मूत्र निर्माण की क्रियाविधि इसमें समझाऊंगा आपको आगे। पहले इसको समझते हैं क्या है, इनमें क्या क्या पाया जाता है ना, ये कार्य कैसे करते हैं, कौन सी सेल्स इनके अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, और वो किस तरह का कार्य करती है। सबसे पहले बात करते हैं अभिवाही धमनी की। अभिवाही धमनी क्या करती है? ब्लड को लेकर के आती है।
और यहाँ से वापस अपव्यय धमनी के द्वारा ब्लड चला जाता है। देखो ना, कार्य क्या है, ब्लड को लेकर आना और ब्लड को लेकर के जाना। फर्क कितना सा पड़ता है कि इसका आकार थोड़ा बड़ा है, इसका आकार थोड़ा छोटा है, इसलिए जितना ब्लड यहाँ से आता है उतना ब्लड यहाँ से वापस नहीं जाता है। इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे कैसे क्या होता है। ये दोनों मिलकर एक जाल बनाती हैं, इस जाल का नाम है ग्लोमेरुलस। तो आपको ये टर्म्स याद रखना है, ग्लोमेरुलस मतलब केशिका गुच्छ अपन इसको हिंदी में कहते हैं। ये किससे बनी होती है, ये अभिव्यय धमनी और अपव्यय धमनी दोनों मिलकर के एक जाल बनाती है। इसी जाल का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, एक और बात करते हैं अपन। ये जो केशिका गुच्छ है इससे 125 कितना 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, कितना 125 मिलीलीटर प्रति मिनट फिल्टर बनता है। ये जो ब्लड को लेकर आते हैं ना, यहाँ से ब्लड को लेकर आएंगी, ब्लड को लेकर जाएगी, यहाँ से जो इसके अंदर जो ब्लड छनेगा और छन के यहाँ पर जो इकट्ठा होगा उसका नाम होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ये फिल्ट्रेट बनेगा ये कितना बनता है, एक मिनट में 125 ml, दोनों किडनियों का मिला करके। ठीक है, इसके बारे में भी अपन आगे जानकारी लेंगे, पहले इनको समझते हैं। ग्लोमेरुलस के बाद में आता है अपना बोमन संपुट। ये ग्लोमेरुलस इस बोमन संपुट के अंदर ही स्थित होता है। ठीक है, बोमन संपुट के अंदर 3 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो फिल्टर का कार्य करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेन है इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारी कोशिका। इसके अंदर क्या होता है, पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पोडोसाइट कोशिकाएं फिल्टर का कार्य मतलब फिल्ट्रेशन का कार्य करती है ना। इनके द्वारा छन छन करके जो है ब्लड के अंदर से पदार्थ इसमें इकट्ठे होते हैं। जैसे कि मान लो अगर ब्लड के अंदर से जो उपयोगी पदार्थ हैं अगर उनको वापस से नहीं लिया जाएगा या मूत्र के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि खाना खाया, उसको पचाया, पचने के बाद में पोषक तत्वों को ब्लड के अंदर मिलाया और अगर वो मूत्र के द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाएंगे तो अपना शरीर कार्य ही नहीं करेगा। क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से आती है, ग्लूकोज से आती है। अगर वो ग्लूकोज ही मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, शरीर काम नहीं करेगा। आप लोगों ने एक रोग का नाम सुना होगा, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, है ना, जो कि इसका नाम है, सामान्य प्रकार का रोग है मधुमेह। ये इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, जो पदार्थों का जो अवशोषण होता है एक लिमिट मात्रा में होता है। जैसे ग्लूकोज का होता है 150 ml प्रति प्लाज्मा होता है ना। अगर इससे ज्यादा इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, वो किसके द्वारा बाहर निकलेगा, मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा। और जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लग जाता है तो इसी रोग को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह रोग कहते हैं, है ना। तो हर चीज की मात्रा फिक्स होती है। अभी अपन जब इसका अवशोषण पढ़ेंगे तो उसमें जानकारी लेंगे, है ना। आगे चलो, ये हमने बोमन संपुट की भूमिका समझी, क्या काम, इसका कार्य क्या है, छानने का कार्य है ना। 3 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें मेन है आधारी कोशिका, जिसके अंदर पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। बोमन संपुट का यह भाग, ये वाला जो घुमावदार है ना, ये से निकलता है, इसका नाम है पीसीटी, समीपस्थ कुंडित नलिका। इसके अंदर क्या होता है, स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है भाई, है ना। ये स्तंभाकार कोशिकाएं क्या करती है, अवशोषण को बढ़ाती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रवर्ध निकले रहते हैं, है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। अभी जब अपन मूत्र निर्माण क्रिया विधि पढ़ेंगे तो इस अवशोषण को अपन आगे समझेंगे। ये पीसीटी के बाद जो भाग निकलता है और जो डीसीटी से जुड़ा रहता है पूरा के पूरा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम है हेनले लूप। हेनले नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है हेनले लूप। ठीक है, हेनले लूप की ये जो वाली भुजा है जो पीसीटी से जुड़ी हुई है, ये भुजा, इसका नाम है अवरोही भुजा। इसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत पतली होती है और जल के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, और जो इसकी जो कोशिका है ये भी सल की प्रकार की सेल्स होती हैं, जो सल की एपिथेलियम सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। ये दूसरी वाली है आरोही भुजा, इसकी भित्ति मोटी होती है इसलिए जल के लिए अपारगम्य होती है ना, ध्यान रखेंगे ये वाली। और इसके अंदर घनाकार सेल्स उपस्थित होती है ना। आगे चलो, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है कुंडलित है, ये भी घुमावदार है, इसका नाम है दूरस्थ कुंडित नलिका। ये अंतिम भाग होता है किसी भी नेफ्रॉन का, और इसके अंदर भी जो आगे जाके अवशोषण होगा उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
इसके बाद फिर हम जानकारी लेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, जो कि एक प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, चित्र ऐसा ही रहेगा, केवल नामों को मिटाऊंगा, है ना, क्योंकि अपन इसमें आगे कुछ और भी लिखेंगे। टॉपिक है अपना मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि के 3 चरण हैं, 3 स्टेप है इसके। पहला है निस्यंदन, दूसरा है अवशोषण और तीसरा है स्त्रवण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। नेफ्रॉन की संरचना से ये समझ में आएगी, इसलिए मैंने नेफ्रॉन की संरचना को नहीं मिटाया है, केवल कुछ नाम मिटाए ताकि अपन कुछ और लिख सके, कुछ और ऐड कर सके इस चित्र में। मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, है ना। अच्छी तरह समझेंगे शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कितने चरणों से गुजरता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहला चरण निस्यंदन। देखो तीनों चरण क्रम से लिखने हैं अपन को, है ना। सबसे पहला चरण है निस्यंदन, सेकंड वाला है अवशोषण और थर्ड वाला है स्त्रवण। तीनों चरणों का अपना अपना एक अहम रोल है। सबसे पहले समझेंगे अपन निस्यंदन की क्रिया में क्या होता है ना। देखो निस्यंदन का अर्थ अपन जैसे आम भाषा में समझते हैं छानना, ठीक है, फिल्टर करना। यानी कि इस चरण में क्या होगा, पदार्थों का निस्यंदन होगा, पदार्थ निस्पंदित होंगे, पदार्थ छनेंगे और छन करके क्या होंगे, एकत्रित होंगे, जिसमें चरण खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा होगा अवशोषण, जो पदार्थ छन छन कर इकट्ठे हुए उन पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है और कहाँ पर किस पदार्थ का अवशोषण होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। थर्ड वाला चरण है स्त्रवण। इसमें क्या होगा कि कुछ पदार्थ जो है ब्लड के साथ निकल जाते हैं, उनको वापस से स्त्रावित किया जाता है और इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है स्त्रवण। तो अपन पढ़ेंगे पहला चरण निस्यंदन। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, चित्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चित्र से समझा रहा हूँ। फिर मैं चित्र को मिटाऊंगा, फिर दोबारा बनाऊंगा, है ना। देखो यहाँ पर जो अभिवाही धमनी है, इसका व्यास बड़ा है। व्यास जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है, आप पढ़ते आ रहे हो। सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं इसकी गोलाई अंदर से, ठीक है, क्या है, ज्यादा है ना, और इसकी क्या है, कम है। अब दोनों के व्यास में अंतर है, जैसे एक बड़ा पाइप है, एक छोटा पाइप है। अब बड़े पाइप से जितना पानी आएगा उतना छोटे पाइप से जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो वहां पर क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा, एक प्रेशर उत्पन्न होगा, और उस प्रेशर के द्वारा ही क्या होगा, पदार्थ छन छन के इकट्ठा होंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये जितना ब्लड इसके अंदर से आएगा उतना ही ब्लड यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। इसी कारण क्या होगा, इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक दबाव उत्पन्न होगा, एक दाब उत्पन्न होगा, और उस दाब के कारण इस ब्लड के अंदर से जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ इन कोशिकाओं के द्वारा छन छन के कहां पर इकट्ठे होंगे, यहां पर इकट्ठे होंगे। यहां पर इकट्ठे होंगे और इसको अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफ। ओके, ध्यान से सुनेंगे, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा होता है, अपवाही धमनी का व्यास कम होता है। इसी कारण जितना ब्लड आता है उतना ही ब्लड वापस से नहीं जा पाता है। इसके अंतर के कारण यहाँ पर एक दबाव उत्पन्न होता है और उसी दबाव का नाम क्या है, निस्यंदन दाब, है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। पहले इसको चित्र से समझते हैं, फिर इसको फॉर्मूले से समझेंगे, कितना दाब होता है, कितना किसके द्वारा लगता है, कैसे चलता है, वो पढ़ेंगे अपन पूरा डिटेल में। पहले देखते हैं चित्र के द्वारा। तो इसे ग्लोमेरुलस के द्वारा जो दाब लगा, जो पदार्थ छनकर यहाँ पर इकट्ठे हुए बहुमत संपुटि में आए, इन पदार्थों का नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर जितने भी पोषक तत्व हानिकारक पदार्थ होते हैं सभी के सभी आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि दोनों किडनियों का मिलाकर के प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में लगभग 125 ml, कितना, 125 ml प्रति मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मनुष्य के अंदर बनता है।
मतलब 1 मिनट में कितना बनता है, 125 ml बनता है ना, ध्यान रखेंगे दोनों किडनियों का मिला करके, है ना। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख, तो दोनों किडनियों के कितने हुए, 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो ये जो ग्लोमेरुलर बना है, किससे बना है, निस्यंदन से बना है, मैंने आपको समझाया कैसे बना। अब इसके अंदर जो प्रेशर, जो दाब कार्य करेंगे, उन दाब के बारे में आपको समझाऊंगा, इसलिए मुझे चित्र यहाँ पर मैं मिटाऊंगा। सबसे पहला दाब है बोमन संपुट में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब। बोमन संपुट के बारे में अपन ने जानकारी ली थी, अभी अपन ने जस्ट अपन पढ़ के निपटे कि बोमन संपुट कहाँ पर था, कैसे उसके अंदर ब्लड आ रहा था, और उस दाब का नाम क्या है, बोमन संपुट में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसका, बोमन संपुट का, ठीक है। सेकंड है इसका ही, ये क्या है, देखो दोबारा समझेंगे ना, ये दोनों के दोनों क्या है, जैसे ब्लड आएगा ना ग्लोमेरुलस से, उसका विरोध करते ही है, क्योंकि अगर अपने सेल्स के अंदर भी क्या होता है, जैसे पदार्थों का, अब जब आगे जाके आप हायर स्टडी करोगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि जब सेल साइकिलिंग होता है, मतलब सेल के अंदर से पदार्थों का जो भी गमन होता है, तो उसका विरोध भी किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी अपने घर में आकर के घुस जाएगा, पहले गेट भी खोलेगा, फिर अपन से मिलेगा या अपन से वार्तालाप करेगा, या फिर अपन को लगेगा कि यार ये आदमी अंदर आना चाहिए, जब भी तो अपन उसको अंदर लेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, चयनात्मक परमेबल मेम्ब्रेन, वो भी कौन सी, सेमी परमेबल, अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं अपन इसको, है ना, इसलिए कहा जाता है। ये क्रिया, ये रोल यहाँ पर भी लागू होता है ना, पदार्थों को ऐसे देना, ऐसे थोड़े अंदर ले जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दाब होता है। आप जानते हो कि सेल के अंदर हमने एक पढ़ा था पारगम्यता, प्रत्येक सेल की एक पारगम्यता होती है, जिससे अपनी सेल है इसकी पारगम्यता होती है 0.8। आप लोगों ने देखा होगा ब्लड की जो ड्रिप अपन को चढ़ाई जाती है उस पर लिखा रहता है 0.08, ऐसे कुछ लिखा रहता है, देखा होगा ना आपने। मतलब इसी पारगम्यता का ब्लड या ग्लूकोज अपने शरीर को चढ़ाया जा सकता है, अगर इससे ज्यादा की होगा तो क्या होगा, अपनी सेल फूल जाएगी और फट जाएगी। बार बार चित्र बनाना पड़ेगा इसमें। ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम क्या था, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इन दोनों धमनियों में जो दाब का अंतर था, अभिवाही धमनी और अफवाही धमनी, दाब में अंतर के कारण जो दबाव उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था, ये जो आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर लिखता था मैं, केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब, इसका नाम है कैप्सुलर। बोमन संपुट के अंदर अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी दोनों के व्यास में अंतर होता है, व्यास में अंतर होने के कारण इस ग्लोमेरुलस में एक दबाव, एक दाब उत्पन्न होता है। उस दाब का नाम है केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब, हिंदी में अपन उसको क्या बोलेंगे, केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। इंग्लिश में उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका जो मान है वो मान होता है 70 mmHg, और इसको अपन शॉर्टकट बोलेंगे GHP। क्लियर, आगे चलो। इसके विरुद्ध जो दो दाब काम करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही समझाया था, वो दोनों है बोमन संपुट में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब, और दूसरा है कोशिका गुच्छ में उत्पन्न या केशिका गुच्छ में उत्पन्न कोलाइडी द्रव। ओके, कोलाइडी द्रव दाब, है ना। चलो, ऊपर वाला है, इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रो प्रेशर, ठीक है। शॉर्टकट में अपन इसको बोलेंगे CHP, इसका नाम क्या है, CHP, ये बोमन संपुट, इसलिए इसके कहाँ लगता है, अपोजिट, किसके अपोजिट, GHP के अपोजिट। कौन सा लगता है सबसे पहले, बोमन संपुट में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब, ये किसके अपोजिट लगता है,
ये दाब लगता है अपने इसके अपोजिट, किसके अपोजिट, जीएचपी के अपोजिट। और इसका जो मान है, इसका मान होता है 20 mmHg। कितना होता है, 20 mmHg। सीएचपी का मान कितना होता है, 20 mmHg। तीसरा वाला है ये वाला, मतलब ये दोनों इसके विपरीत लगते हैं, इसलिए दोनों को साथ लिखा गया है, इसको अलग लिखा गया है। इसका नाम क्या होगा, कोशिका गुच्छ में उत्पन्न कोलाइडी द्रव, ठीक है। इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे COP, ठीक है। इसको बोलेंगे COP, COP। इसका मान होता है 30 mmHg। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, COP, इसका मान कितना होता है, 30 mmHg होता है ना। GHP किसके द्वारा लगा, इसके द्वारा कहाँ लगा, नीचे की तरफ, और इसके द्वारा अपोजिट दाब कहाँ लगा, यहाँ पर। ये दोनों अपोजिट दाब है किसके, GHP के, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है NFP, क्या लिखा हुआ है, NFP। N का अर्थ होता है नेट, F का अर्थ होता है फिल्ट्रेशन, और P का अर्थ होता है प्रेशर, मतलब कुल जो फिल्टर दाब होता है, या जो प्रभावी फिल्टरन जो दाब होता है वो, है ना। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये क्या हुआ, कुल दाब होगा। इसको कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे NFP इज इक्वल टू GHP माइनस CHP प्लस COP। ये अपन लिखेंगे। GHP का मान कितना है, 70, CHP का मान कितना है, 20 20, COP का मान कितना है, 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। तो 70 माइनस 50 कितना बचा, 20 mmHg। ये निस्यंदन दाब, कुल निस्यंदन दाब कितना लगता है, 20 mmHg लगता है भाई। कुल जो निस्यंदन दाब है वो कितना है, 20 mmHg है, जो कि रक्त को छानने में मदद करता है, और रक्त में से जो उपयोगी पदार्थ हैं उनका ग्लोमेरुलर में रूपांतरण करता है, और ये इनका जो आगे जाके जो नेक्स्ट स्टेप है अवशोषण, उसमें इन पदार्थों को क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। तो एक बार और हम समझते हैं, अभिवाही और अपवाही दोनों धमनियों में व्यास के अंतर के कारण ग्लोमेरुलस के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, उस दाब का नाम क्या है, केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। इसका मान कितना होता है, 70 mmHg। ये दाब लगने के कारण इस दाब का विरोध किया जाता है। इसका विरोध सबसे पहले कौन करता है, बोमन संपुट। तो बोमन संपुट में जो दाब उत्पन्न होता है उसका नाम है बोमन संपुट में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। इसका मान होता है 20 mmHg। इसके बाद में क्या होता है कि कोशिका जो गुच्छ है, कोशिका गुच्छ मतलब ग्लोमेरुलस, इसके अंदर कुछ प्रोटीन वाला भाग रह जाता है, उसके कारण भी एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव का नाम क्या है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, COP। इसका मान कितना होता है, 30 mmHg। ये दोनों दाब इस दाब के कैसे लगते हैं, विरोध में लगते हैं, विपरीत लगते हैं। इसीलिए जो नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है NFP, इसको इन दोनों में से माइनस किया जाता है जोड़कर, यानी कि GHP माइनस CHP प्लस COP, ठीक है। इन दोनों का मान कितना होता है, 50, और इसका मान कितना होता है, 70। तो 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 mmHg, यानी कि कुल जो फिल्ट्रेशन दाब लगता है वो कितना लगता है, 20 mmHg लगता है। इसी के कारण से जो है ब्लड संचरण करके कहाँ पर इकट्ठा होता है, बोमन संपुट के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया। अब देखो आगे चलते हैं। ये पहला अपना स्टेप खत्म हो गया है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि।
मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का जो पहला स्टेप था, जो पहला चरण था, उसका नाम है निस्यंदन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। इसमें से अपन ने ये पूरा पढ़ लिया कि ये फिल्टर कैसे होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकंड अवशोषण, तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं। सेकंड है अवशोषण। अब देखो इधर, यहां से पदार्थ छनकर जो यहां पर इकट्ठे हुए, इसका नाम क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। GF ये यहाँ पर एकत्रित हुआ। अब इसके बाद जो इसके मेन पार्ट है हेले लूप के, सॉरी नेफ्रॉन के, जैसे PCT है, DCT है, और ये है पूरा पूरा हेले लूप। इन भागों के अंदर क्या होगा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो पदार्थ है उन सबका क्या होगा, अवशोषण होगा, है ना। इसीलिए इस चरण का नाम है अवशोषण। अवशोषण कैसे होता है, देखो इस PCT वाले भाग में भी अपन ने जैसे पढ़ा था, इसकी स्ट्रक्चर में स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा पदार्थों का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो अवशोषण होगा वो ग्लूकोज का 100% होगा। किसका, ग्लूकोज का, विटामिन का, ठीक है। उसके बाद में है इसमें देखो एसीटोएसीटेट है, एसीटोएसीटेट। इन पदार्थों का लगभग से 90 से लेकर के 100% तक अवशोषण PCT वाले भाग में हो जाता है। भाई कितना, 90 से लेकर के 100% अवशोषण है वो कहाँ हो जाता है, PCT वाले भाग में इनका हो जाता है। और जिन पदार्थों का लगभग 100% अवशोषण हो जाता है उनको कहा जाता है उच्च देहली पदार्थ, उनको कहा जाता है उच्च देहली पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका के लगभग 100% अवशोषण हो जाता है उनको कहा जाता है उच्च देहली पदार्थ। जैसे ग्लूकोज यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया ग्लूकोज की जो उच्च देहली होती है वो कितनी होती है, 150 से लगभग होती है ना, 150 के आसपास होती है ml प्रति प्लाज्मा, 150 होती है ना। अगर इससे ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर कौन सा रोग होता है, इसके बारे में अपन ने आगे पढ़ा था। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है ना। आगे चलेंगे अपन, इन पदार्थों का यहाँ अवशोषण हो गया होगा, लेकिन 65% PCT वाले भाग में है ना, सोडियम का भी हो जाता है भाई, Na+ का। सोडियम का अवशोषण भी इस वाले भाग में होता है, कितना होता है, 65% होता है। देखो जो जो धनात्मक आयन होते हैं उन धनात्मक आयनों का जो अवशोषण होता है वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। धनात्मक जो आयन्स होते हैं इनका जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा। और जो ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक आयन, उनका जो अवशोषण होता है वो होता है निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा। निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा किनका होगा, ऋणात्मक का। क्यों होता है ऐसा, ऐसा किस कारण हुआ, सक्रिय अभिगमन के द्वारा जो अवशोषण होता है उससे विद्युत प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, और इसी विद्युत प्रवणता के कारण जो ऋणात्मक जो आयन्स होते हैं उनका निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। अपन किसकी बात कर रहे थे, PCT की। PCT के अंदर जिन पदार्थों का 100% अवशोषण हुआ उन पदार्थों को क्या कहा गया, उच्च देहली पदार्थ। जैसे प्रत्येक पदार्थ की उच्च देहली फिक्स होती है, जैसे ग्लूकोज की कितनी, लगभग 150 है, इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ऐसे इन पदार्थों की भी होती है। यहाँ पर इन पदार्थों का अवशोषण हुआ, विटामिन का हुआ, सोडियम आयंस का हुआ, थोड़ा बहुत जल का भी होता है, प्रोटीन्स का भी होता है, सबका अवशोषण PCT वाले भाग में हो जाता है। लगभग सभी पदार्थों का अवशोषण कहाँ हो जाता है, इसमें PCT वाले भाग में हो जाता है। इस क्रिया को अपन बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस
साइटोसिस, ध्यान रखेंगे ना। जिस क्रिया के द्वारा इन पदार्थों का अवशोषण होता है उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, धनात्मक पदार्थों को हो गया। अब बचा कौन, बाइकार्बोनेट्स। जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनका अवशोषण किसके रूप में होता है, CO2 के रूप में। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बाइकार्बोनेट्स, इनका अवशोषण किसके रूप में होगा, CO2 के रूप में होगा। ठीक है, धनात्मक आयनों का सक्रिय अपगमन के द्वारा बाइकार्बोनेट्स का CO2 के रूप में, और जल का तो परासरण की क्रिया के द्वारा हो ही जाता है। ग्लूकोज का, विटामिन का, इनका 100% अवशोषण हो जाता है। इसलिए पदार्थ कौन से, उच्च देली पदार्थ हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पीसीटी वाले भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पदार्थ जैसे जैसे मान लो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया का भी लगभग 50% तक अवशोषण कर लिया जाता है। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड का भी 20 से 30% तक अवशोषण कर लिया जाता है। आगे चलो, यहाँ से ये जो हेने लूप है, इस हेने लूप की जो अवरोही भुजा है, इस अवरोही भुजा में जल का अवशोषण होता है और आयनों का अवशोषण होता है। सॉरी, ये आरोही जो भुजा है, इस आरोही भुजा में जल का अवशोषण नहीं होता है। जल का अवशोषण केवल किस में होगा, इस अवरोही भुजा में होगा। बचा कुचा जो पदार्थ है इसका, ये जो यहाँ पर DCT, यहाँ पर जल का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है ना। जो यहाँ से जितने भी पदार्थ है सबका अवशोषण होने के बाद में जो पदार्थ बचते हैं उन पदार्थों में से फिर जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है उसको कहा जाता है मूत्र, जो कि कैसा होता है, थोड़ा सा सांद्र होता है। DCT वाले भाग में क्या बनता है, मूत्र बनता है। ठीक है, यहाँ से जितने भी पदार्थ गुजरे लगभग सभी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है उन सभी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एक शब्द में कहा जाता है मूत्र। और यह मूत्र जो है लास्ट में सांद्र रूप में कहा बनता है, DCT वाले भाग में। और इसका जो संग्रहण है कहाँ कर लिया जाता है, इस संग्रहण नलिका में इसका संग्रहण कर लिया जाता है। और इस मूत्र में सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो यूरिया की होती है अपशिष्ट पदार्थों में। ठीक है, यहाँ पर ये जो हेले लूप है, ये हेले लूप जो ऊंट होता है, ऊंट आप लोगों ने देखा होगा, ऊंट का हेले लूप बहुत लंबा होता है। क्योंकि हेले लूप में जो मेन रूप से है इस वाले भाग में जल का अवशोषण किया जाता है। अब ऊंट का हेले लूप चूंकि बहुत लंबा होता है इसलिए ऊंट का मूत्र कैसा होता है, गाढ़ा होता है ना। ये ध्यान रखेंगे, जो ऊंट का मूत्र गाढ़ा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इसका अवरोही वाला पार्ट है बहुत लंबा होता है जिसमें जल का अवशोषण सबसे ज्यादा कर लिया जाता है। इसलिए ऊंट का मूत्र कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं। नंबर 3 है स्त्रवण। यहां से जैसे अभिवाही धमनी आती है और यहां से निकलती है अपने अपवाही धमनी। तो देखो क्या होता है कि कुछ पदार्थ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ही पदार्थ यहाँ से दबाव के कारण आते हैं, बाकी के नहीं आते हैं, तो कहाँ चले जाएंगे, वापिस इसमें जाएंगे सही, अपवाही धमनी में। तो ये अपवाही धमनी इस हेले लूप के चारों ओर, कहाँ पर, इस हेले लूप के चारों ओर एक जाल बनाती है, यहाँ पर इसमें। अपवाही धमनी हेले लूप के चारों ओर एक जाल बनाती है, इस जाल को कहा जाता है वासा रेक्टा। और इसमें पुनः उन पदार्थों को स्थापित कर दिया जाता है, जैसे भी अपन कल आगे पढ़ेंगे ना मूत्र प्रतिवर्तन की क्रिया, उसमें अपन आगे इसको समझेंगे चित्र डिटेल में। अभी थोड़ा सामान्य जानकारी लेते हैं जो जो इस मूत्र निर्माणी क्रियाविधि में जो काम आएगी, वही अपन जो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में अपन उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि अपने इसमें काम आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग स्टेप है ना। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की अलग अलग संरचना अपन ने पढ़ी, मूत्र निर्माण क्रियाविधि में जो भी विधियां हैं केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। आगे जो और जो इसके बारे में अधिक जानकारी है वो मूत्र प्रतिवर्त में आएगा, कल अपन इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो, अपवाही धमनी हेले लूप के चारों ओर एक जाल बनाती है, इस जाल को कहा जाता है वासा रेक्टा। इस वासा रेक्टा के कारण जो पदार्थ है उनको पुनः स्थापित कर दिया जाता है, किसमें कर दिया जाता है, इस हेले लूप में। इसलिए इस चरण का नाम है स्त्रवण। और स्त्रवण का चरण खत्म होने के बाद में मूत्र की निर्माण जो क्रियाविधि है उसके तीनों के तीनों चरण कैसे हो जाते हैं, खत्म। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक था मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, इसके तीनों के तीनों चरण हमने पढ़े और तीनों चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र की निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए, उस कंडीशन में हमको तीनों के तीनों चरण लिखने पड़ेंगे, निस्यंदन, अवशोषण एंड स्त्रवण। ठीक है, निस्यंदन के बारे में हमने पढ़ा, सबसे ज्यादा डिटेल निस्यंदन के बारे में होती है।
अवशोषण के बारे में हमको पदार्थों के बारे में लिख कर आना पड़ता है कि किन किन पदार्थों का अवशोषण होता है, किन किन पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है, और पदार्थों का अवशोषण कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी जगह पर होता है और किस रूप में होता है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद में स्त्रवण में जो पदार्थ बच जाते हैं उनको वापस से स्थापित कर दिया जाता है एक जाल बनाकर, और उस जाल का नाम होता है वसा रेखा। तो आज का ये अपना टॉपिक खत्म होता है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। कल हम इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। मूत्र प्रतिवर्त इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।